नमस्कार दोस्त। रिवीजन की इस बेला में अब मैं चौहान वंश के इतिहास को समझाऊंगा, बताऊंगा। तो अपन चलते हैं चौहान वंश की तरफ। चौहान वंश में एक अग्निकुंड सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें चंद बरदई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी, उन्होंने बताया कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू में एक यज्ञ में अग्निकुंड सिद्धांत से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। सूर्यमल मिश्रण तथा मुहूर्त नैनची ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया ऐतिहासिक तथ्य के रूप में। कई ऐसे इतिहासकारों हैं जिन्होंने बताया कि इनकी उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। कोई बताता है चंद्रवंशी से, कोई विदेशियों से इनकी उत्पत्ति बताते हैं, कोई कहता है ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। तो सूर्यवंशी ने हमीर महाकाव्य में बताया, नैन चंद्रसूरी रचयिता हैं उनके द्वारा। पृथ्वीराज विजय पुस्तक जयानक ने लिखी, उसमें भी इन्हें सूर्यवंशी बताया है। और राजस्थान साहित्य के मूर्धन्य इतिहासकार गौरीशंकर एरा चंदोजा भी इन्हें सूर्यवंशी से इनकी उत्पत्ति बताते हैं। चंद्रवंशी हांसी अभिलेख जो कि हरियाणा में, अचलेश्वर अभिलेख जो कि आबू पर्वत में, ये इन्हें चंद्रवंशी, इस अभिलेखों में इन्हें चंद्रवंशी बताया गया है। इसके बाद विदेशों से इनकी उत्पत्ति, कर्नल टोड, राजस्थान इतिहास के जनक, वो विदेश से थे, इसलिए उन्होंने विदेशों से बता दी। विलियम क्रुक उनके ही साथी हैं जिन्होंने उन पर जीवनी लिखी कर्नल टोड के ऊपर। इसके पश्चात आप आओ ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति। तो बिजोलिया का शिलालेख मिला है, उसमें चौहानों को ब्राह्मणों से, श्री वत्स गोत्र ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति बताई गई। उसके बारे में वर्णन करके आपको समझाऊंगा आगे। एक चंद्रावती अभिलेख मिला है। एक दशरथ शर्मा जो इतिहासकार हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। उन्होंने उस अभिलेख को देखकर ही इनमें इनकी उत्पत्ति श्री वत्स गोत्र ब्राह्मणों से बताई गई। कायम रासोए जैन कवि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें भी इन्हें ब्राह्मणों से ही बताया गया है, चौहानों। बिजोलिया का अभिलेख है, वो 1170 ईस्वी का है और बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है। इसे लोलाक ने लगवाया। रचयिता गुणभद्र है, लेखक केशव है और उत्कीर्णक गोविंद है। यह अभिलेख चौहानों की वंशावलियों का उल्लेख करता है। इस अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की, वो उसमें वर्णन है। वासुदेव ने सामर झील का निर्माण करवाया, इस अभिलेख में उस चीज की जानकारी प्राप्त होती है। और प्राचीन नगरों के नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे पहले जालोर को जाबलीपुर कहते थे, भीनमाल को श्रीमाल कहते थे, नागौर को अहिछत्रपुर कहते थे, ऊपरमाल को उत्तमाद्री कहा जाता था, यहाँ तक कि बिजोलिया उसे विजयवल्ली कहते थे। अनेक नाम, जैसे सांबर को सपाद लक्ष्य कहा जाता था। इसी के साथ आप देखोगे कि उसमें प्रशासनिक विभाजन की जानकारी मिलती है, जिसमें देश, पत्तन, पुर, पल्ली, ग्राम, जैसे देश है, राज्य है, फिर नगर है, नगर के बाद में गांव है, तो देश, पत्तन, पुर, पल्ली, ग्राम, ऐसा ही इनका वर्णन है। इन्हीं के साथ इनकी उत्पत्ति में भी संशय रहा है। रामकरण आसोपा कहते हैं कि ये चौहान सांबर झील के चौवर रहे, इसलिए चौहान कहलाए। सपाद लक्ष्य, सपाद मतलब 1.25 लाख जनता सांबर के चारों ओर निवास करती थी, इसलिए। जयानक पृथ्वीराज विजय में बोलते हैं, च से चाप, ह से हाल, म से मान, न से नए, चाहमान, अर्थात कि ये विद्या में निपुण थे, धनुष चलाने में निपुण थे, सभी का आदर सत्कार करते थे, अतिथियों का अत्यधिक सम्मान भाव था। तत्पश्चात नीति से युद्ध लड़ना, सारी चीजें, तो इन्हें इसलिए ये चौहान कहलाए। इसके बाद अपन महत्वपूर्ण राजाओं में देखेंगे तो पहले राजा आते हैं वासुदेव, जिन्होंने 551 में चौहान राज्य की स्थापना की। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप देखो तो इन्होंने सामर झील का निर्माण करवाया। इसके बाद में आप अगले राजा देखो तो गुवक प्रथम है, ये प्रतिहारों के सामंत थे। नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार करने से कालांतर में गुवक प्रथम ने ही मना कर दिया। और
इसलिए चौहान वंश का स्वतंत्र राजा पहला ये बना, गोक प्रथम। इसके बाद चंदन राज आता है, जो जिसकी पत्नी आत्मप्रभा भगवान शिव की अनन्य भक्त 1000 दिए चलाकर पुष्कर झील में भगवान शिव की आराधना करती थी और योगी क्रिया में निपुण थी। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, नहीं तो मैं एक्सप्रेस वे भी चल जाता है मेरा, वो कि भाई कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। खूब सारे लोगों ने बोला कि आराम से चीजें समझा, तो फिर मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप ये मत समझ। इसके पश्चात वाकपति राज आते हैं चंदन राज के बाद, तो वो 108 युद्धों का विजेता बताया गया है। तत्पश्चात उनकी इतनी सी जानकारी है। फिर लक्ष्मण राज आते हैं, जो कि नाडोल में 960 ईस्वी में स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करते हैं। पिता से हटकर, पिता का साम्राज्य तो है ही, पुत्र का अलग साम्राज्य बनाते हैं और सुपुत्र वही होता है, इसलिए। तत्पश्चात अगले राजा विग्रहराज सेकंड आते हैं, जो कि गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज को हराते हैं और भंडोच गुजरात में इनकी चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाते हैं। गोविंद तृतीय को वेरीघट्ट उपाधि दी गई है, अर्थात दुश्मनों का नाश करने वाले। पृथ्वीराज विजय पुस्तक है, उसमें फरिश्ता के अनुसार इसने महमूद गजनवी को मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया था। इसके बाद में अजय राज जी आते हैं, जो 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करवाते हैं। अजमेर नगर की स्थापना के समय आपको ये चीज ध्यान आनी चाहिए कि इससे पहले मैंने मेवाड़ के इतिहास में बताया था, तो उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह ने की थी। ये चीजें एक साथ चलनी चाहिए। स्थापना का दो राजा है, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। जैसे फिर सिरोही की स्थापना 1425 में ससमल के द्वारा की गई। जोधपुर की जोधा ने की थी 1459 में। ये चीज़ें एक साथ चले तो थोड़ा सा माइंड में चीज़ें परमानेंट स्टोर हो जाती है और वो आपको एग्जाम में सहायता देती है। इसके अलावा आप आओ तो इन्होंने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की, तारागढ़ किले का निर्माण करवाया, अपनी पत्नी सोमल देवी के नाम के चांदी तांबे के सिक्के चलवा दिए, गर्जन मातंगों को हराया तथा पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश दान में दिया, सोने से भरा कलश एक मंदिर में दान में दिया। इसके अलावा गर्जन मातंगों को हराया था इन्होंने, और जैनों के दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, उसमें बीच में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कालांतर में संन्यास लेकर दूर चले गए अपने बेटे अर्णोराज को, वहां का राज्यभार संभाल के। अर्णोराज आता है, अर्णोराज का राज्यकाल आता है, तो 1133 में तुर्की सेना नागौर पर छावनी बनाकर आक्रमण करती है अजमेर पर। ये अजमेर में उन तुर्की सेना का इतना खून बहाता है कि सारी धरती खून से लथपथ हो जाती है। तब उस खून को साफ करने के लिए चंद्रावती नदी का पानी रोककर एक झील का निर्माण करवाता है। इनको अर्णोराज है, जिनको आनाजी कहते हैं, और उन्होंने झील का निर्माण कराया, इसलिए उस झील का नाम आनासागर झील है। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। उसके सामने ही, वराह मंदिर के सामने ही जहांगीर के महल बने हुए हैं। और आपको मैंने बताया हो कि आहड़ में अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ये चीज वहां से है। देवबोध धर्मघोष इसके दरबारी विद्वान रहे हैं। इन्होंने खतरगच संप्रदाय होता है जैनों का, उसको बहुत मंदिर भूमि अनुदान में दी, खूब सारी भूमि अनुदान में दी थी। इसके अलावा आप देखोगे तो मालवा के राजा नरवर्मन को हराता है, गुजरात के चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह को हराकर उसकी बेटी कांचन देवी से विवाह करता है। फिर उसका बेटा कुमारपाल चालुक्य यहाँ आता है और इस अर्णोराज को हराकर इसकी बेटी झालन देवी से विवाह करके चला जाता है। कालांतर में जो यह राजकुमारी सुधवा के दो बेटे रहे, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। जगदेव अर्णोराज को मार देता है, तब सामंतों द्वारा जगदेव को राजा से नकार दिया जाता है और विग्रहराज चतुर्थ को राजा बनाया जाता है। जगदेव के भी एक बेटा था पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर्थ के दो बेटे थे अपरगांगे नागार्जुन। अब देखना आगे ये सब कालक्रम आएगा। विग्रहराज चतुर्थ राजा बना। दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान वंश में इसका स्वर्णकाल रहा है। चौहान जो राजा बने उनमें सबसे स्वर्णकाल इसी के समय का रहा। इसने दिल्ली तक विजय प्राप्त कर ली थी। इसने सबसे पहले अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए, अर्णोराज का अपमान का बदला लेने के लिए सिद्धराज जयसिंह के बेटे कुमारपाल चालुक्य को हराया और नाडोल, पाली, जालोर, चित्तौड़ पर कब्जा छुड़वाया। उसने कब्जे कर लिए थे यहाँ पर, वो कब्जे सारे छुड़वाए। उसके बाद में दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। दिल्ली के अशोक के टोपराबी लेक के नीचे शिवालिक स्तंभ लिखवाया और उसमें लिखवाया
कि मैंने आर्यों की धरती से मलेच्छों का शासन समाप्त कर दिया है और मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी क्रॉस नहीं करने दें। इसके बाद इसने बिशलपुर नामक नगर की स्थापना की, जहां पर गोकर्णेश्वर से मंदिर तथा झील का निर्माण करवाया, और उसी झील के पानी से जयपुर टोंक में पानी की आवक बनी रहती है। मोहिनी उसी झील से, बिशलपुर बांध से ही पानी इन झीलों में प्राप्त होता है। इसके पश्चात एक हरकेली नामक नाटक की रचना की, जो भारवी के किरातार्जुनीयम पर आधारित है। इस नाटक की पंक्तियां एक सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया, उसमें उत्कीर्णित करवाई। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक इस पाठशाला को तोड़ देता है और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। इसके बाद इसके दरबारी विद्वान रहे हैं सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी, जो कि इंद्रपुरी के राजा बसंत पाल की बेटी के साथ इसके प्रेम का वर्णन करती है। और इसी में बताया गया है कि इसने गजनी के शासक खुसरो को हराया था। अर्थात ये वही बात का बता रहा है कि आर्यों की धरती से मलेच्छों का शासन समाप्त किया, ये उसी बात को दर्शा रहा है कि इसने वहां पर हराया, ये वहां पर हरा कर ही बोला ऐसा। कीलों ने इसकी तुलना कालिदास व भवभूति से की है। एक इसके दरबार में रहे धर्मघोष, जिनके कहने पर इसने एकादशी में पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। एक फिर बाद में नरपति नाला आते हैं, जिन्होंने बिसल देवरासो नामक पुस्तक लिखी, जो कि इसकी विग्रहराज चतुर्थी और राजमती की जानकारी देती है और गोड़वाड़ी भाषा में लिखी गई है। गोड़वाड़ी भाषा मारवाड़ी की उपबोली है, जो पाली के बाली के लेकर जालोर के आवर तक बोली जाती है। इसके दरबार में कई कवि रहे थे, इसलिए कवि बंधु कवियों के साथ ही रहता था ये। और इसने बिशलपुर नामक की स्थापना की, इसलिए बिसल देव नाम की इसको उपाधि दी गई है। इसके बाद इसका बेटा अपर गांगी बनता है। अपर गांगी को हटाकर जगदेव का बेटा पृथ्वीराज सेकंड राजा बन जाता है। उसके समय के 2 अभिलेख अपने को प्राप्त हुए हैं। 2 अभिलेखों में एक तो हास्य अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि चौहानों को चंद्रवंशी बताता है, तथा वहां पर एक महल का निर्माण करवा के अपने मामा किलन गोयल की पोस्टिंग करता है, मतलब प्रशासक नियुक्त करता है। तत्पश्चात 2 अभिलेख है, जहां पर रूठी रानी सुहाव देवी का महल बना हुआ है, और उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि मेरे पति को ये बपोती में नहीं मिला है राज्य, उसने अपने बाहुबल से साम्राज्य को हासिल किया है। मेनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। सुहाव देवी का निर्माण, सुहाव देवी के नाम से ही मेनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवा देता है ये। अब सोमेश्वर कोंकण पर आक्रमण करके अपने मामा कुमारपाल चालुक्य के शत्रु मल्लिकार्जुन की गर्दन उखाड़ कर लियाता है। चेदी वंश के कलचोरी राजा अचल राज की पुत्री कर्पूरी देवी से विवाह करता है तथा अजमेर आता है। यहाँ पर वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्तियां लगवाता है, और अजमेर में ही अपने पिता अर्णोराज की और स्वयं की मूर्ति लगाकर मूर्तिकला को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके बाद में अगला राजा पृथ्वीराज तृतीय, जो अपन सभी पढ़ते हैं जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा, पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज तृतीय ये 11 वर्ष की उम्र में ही राजा बन जाता है। इसकी संरक्षिका कर्पूरी देवी, जो कि इसकी माता होती है, वो रहती है। इसके प्रमुख मंत्री कदमवास, स्कंद, वामन, सोड़, भुवनमल होते हैं। और जब ये राजा बना तो इसके विद्रोह काफी हुए, तो अपने चाचा नागार्जुन तथा अपर गांगी के विद्रोह को दबाता है। भंडानक जनजाति, जो कि गुरुग्राम हिसार से लेकर मथुरा अलवर की तरफ बढ़ रही थी, उनके विद्रोह का दमन करता है। तुमुल माहोबा का युद्ध लड़ता है 1182 में परमार्दी देव चंदेल के साथ। तब पृथ्वीराज की सेना युद्ध लौट रही थी, तब परमार्दी देव चंदेल ने घायल कर दिया था इसके कुछ सैनिकों को, इसलिए ये युद्ध लड़ा जाता है और ये जीतकर पंजुन राय को वहां का प्रशासक नियुक्त करता है। और इस युद्ध में परमार्दी देव चंदेल के 2 सेनापति अलाउद्दौल वीर बहादुरी से लड़े थे। इतनी बहादुरी से लड़े थे कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा वर्णन उन्हीं दोनों का है, अलाउद्दौल का। फिर नागौर का युद्ध 1184 में होता है, जो कि गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड के साथ पृथ्वीराज चौहान का होता है, क्योंकि ये दोनों आबू की राजकुमारी इच्छनी देवी से विवाह करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान ने कर ली थी। कालांतर में जगदेव प्रतिहार आकर इनके बीच संधि करवा देता है और मामला वहीं समाप्त हो जाता है। चौहान गढ़वाल विवाद होता है। जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर ये उससे विवाह कर लेता है पृथ्वीराज चौहान, जो कि आपने पृथ्वीराज पिक्चर में देखी होगी। और दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, सी वैद्य ने इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया। दिल्ली पर उत्तराधिकार को लेकर भी दोनों का संघर्ष जारी रहता है।
इसके पश्चात अब प्रमुख युद्ध आता है तराइन का प्रथम, जिसमें मोहम्मद गौरी ने तबरिंद पर अधिकार कर लिया था। तबरिंद जिसको आज का बठिंडा कहते हैं आज वर्तमान में। तब पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडराय और पृथ्वीराज चौहान उसे हरा देता है। गोविंदराज तोमर मोहम्मद गौरी को घायल कर देता है उसी समय। अब तराइन का दूसरा युद्ध आता है, जहां पर 1192 को सिरसा के पास में, हरियाणा सिरसा के पास में सरस्वती नामक गांव से पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध हार जाता है। जबकि हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने कुछ वर्षों तक मोहम्मद गौरी के अधीन कार्य किया। अब इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे। मैं हार के कारण बताऊंगा और तराइन युद्ध का प्रभाव बताऊंगा, पृथ्वीराज का मूल्यांकन। पर पहले ये बताता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है। तो इसने कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना कर दी थी उसी समय, जिसके मंत्री पद्मनाभ रहे हैं। दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया, इसलिए इसे 2 उपाधियां दी गई। राय पिथौरागढ़ किले में पिथौरा का राजा और दल पुंगल मतलब सेनाओं को जीतने वाला। इसके दरबारी विद्वान चंद बरदई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी, अन्य नाम उनका पृथ्वीभट्ट भी है। जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी। जनार्दन, वागीश्वर, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, आसादर। अब आप आइए पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण। पहला हार का कारण यह है कि इसकी आपसी सीमाओं से विवाद थे, इसलिए कोई भी राजपूत राजा मोहम्मद गौरी के खिलाफ इसके साथ लड़ने नहीं आया। मैंने जैसे बताया, परमार्थ देव चंदेल के साथ लड़ाई है, नागौर का युद्ध करता है भीमसेन ने गुजरात के। चलो, आपसी सीमाओं से तो इन्हीं से घिरा हुआ है, सभी से विवाद बने हुए हैं। और दूसरी बात का, तराइन के दूसरे युद्ध में इसके पास सेना ही स्वतः कम थी मोहम्मद गौरी की सेना से। रीजन कि विवाद होने के कारण सीमाओं से आधे सैनिक तो सीमाओं पे लगा रखे थे, आधे सैनिकों के साथ युद्ध लड़ना था। इसके बाद आप और देखो तो उसे पर्याप्त समय भी दे दिया गया। 1 साल पहले तराइन का प्रथम युद्ध होता है, उसके बाद 1 साल का गैप देने के बाद दूसरा युद्ध लड़ता है। उसे इतना गैप क्यों देना था? पहले ही लड़के पहले ही खत्म कर देना चाहिए, पर्याप्त समय थी। वो एक अच्छा सेनापति, उसने कूटनीति से युद्ध जीता। और 2 चीजें बताई गई है कि तुर्की सेना के पास में घोड़े हुआ करते थे। घोड़े 20 सेकंड में 3 सैनिक पार करके जा सकता है, जबकि हाथी 20 सेकंड में 2 सैनिक पार करेगा। तो एक सैनिक भी ज्यादा पार किया तो वो ज्यादा मरेंगे सामने वाले सैनिक। उसी प्रकार से हल्के हथियार, भारी हथियार अपने पास रहते थे, भारे हथियार, भारी उनके पास है हल्के हथियार। रिस्ट का मूवमेंट जल्दी करेगा, इसको खत्म किया, आगे खत्म करा। आदमी के जीव प्राण भी नहीं निकले तुरंत, मतलब ये समस्या भी नहीं है, तुरंत निकल गया। ऐसे ही उसके साथ हुआ। तो तुर्की सेना के पास हल्के हथियार थे, अपनी सेना के पास भारी हथियार थे। भारी एक बार यूं चलाएगा, कैसे क्या चले? अपनी हार के कारणों में ये प्रमुख कारण रहे। इसके बाद तराइन युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या रहा? तो एक तो मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारियों का भारत में राज करना आसान हो गया। दूसरा कि राजपूतों की उभरती हुई महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई। पृथ्वीराज चौहान के बाद में कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। कोई भी राजपूत राजा का दिल्ली पर कोई डायरेक्ट अधिकार नहीं है पृथ्वीराज चौहान के बाद। और यह विदेशी शासन का सिलसिला उसी समय से प्रारंभ हुआ, तराइन के युद्ध से, और 1947 तक अंग्रेजों के शासनकाल तक चला रहा। फिर कौन आया, विदेशियों ने ही शासन किया। इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी है। अब जब तुर्की आए तो इंडो इस्लामिक सांझी संस्कृति का उदय हुआ है, जिसमें अपन देखते हैं चित्रकला, स्थापत्य कला तथा संगीत पर देखा गया है। संगीत के लिए तो आप देखो पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम, ये बड़े बड़े सिंगर हुए हैं। इसके बाद भक्ति तथा सूफी आंदोलन भी प्रारंभ हुए। और नकारात्मक प्रभाव में आप देखोगे तो इन्होंने बौद्ध मठ तथा हिंदू मंदिर आते ही तोड़ने प्रारंभ कर दिए, जिससे दोनों की संस्कृति का पतन हुआ। 1200 ईस्वी के आते आते बौद्ध संस्कृति तो खत्म ही हो गई। भारत से बौद्ध संस्कृति का खत्म ही कर दिया। इसके बाद पृथ्वीराज का मूल्यांकन करो तो इसे अपरिपक्व तथा अदूरदर्शी राजा कहा गया है, किंतु ऐसा नहीं है। एक युद्ध हारने से इसको अपरिपक्व कैसे किया? इससे पहले इसने अनेकों युद्ध लड़े।
उस टाइम पे टाइमिंग नहीं बैठी, सेटलमेंट नहीं बैठा, सैनिकों का आवागमन नहीं बैठा, सही से नहीं लड़ पाए। रात को पार्टी करके सोए थे 2 बजे, 5 बजे अटैक कर दिया। आदमी के उठने का टाइम ही 2 बजे सोएगा तो 7-8 बजे उठेगा ही नहीं। 5 बजे अटैक कर दिया मोहम्मद गोरी ने, इसलिए खुद ही नहीं संभल पाया, सेना ही नहीं संभल पाया, खुद का घोड़ा गलत घोड़ा और दे दिया, नाट्य रंबा। व्यवस्था वहीं बिगड़नी थी। इसके बाद भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना। ट्रेन के पहले युद्ध में भाग रहा था वो, और दुश्मन की माफी मांग लेने पर माफ कर देना। उसने माफी मांगी कालांतर पकड़ने के बाद। उस समय के हिंदू संस्कृति के आदर्श हुआ कर रहे थे और वो उन्हीं का पालन कर रहा था। इसके बाद हालांकि उसकी हार से भारत में गुलामी का मार्ग प्रशस्त हुआ, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में उसके संघर्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां तक कि मैं बात फिर आगे अलग, जैसे रणथंभौर के चौहान है, फिर इसके बाद में जालोर के चौहान है, फिर सिरोही के, बूंदी कोटा के एक साथ कर दूंगा। जय श्री राम।